तो क्रेडिबल्स कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी ट्रिपल सी, इसके 4 पार्टनर हैं जी। और उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: हसन, अरशद, नबील, मुबशर। ये 4 पार्टनर्स हैं जी। हसन बिलोंग करता है लाहौर से, नोट फैसलाबाद। अरशद बिलोंग करता है सरगोदा से, नबील बिलोंग करता है लाहौर से, और मुबशर बिलोंग करता है चकवाल से। कोई भी इस्लामाबाद का नहीं है। हाँ, हसन, अरशद और मुबशर इस्लामाबाद में ज़रूर इकट्ठे थे। हसन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स एंड लीगल कंप्लायंस, लीगल कॉर्पोरेट कंप्लायंस। Arshad is responsible for business feasibility and financial analysis, जिसको आप एडवाइजरी भी कहते हैं। Nabil is responsible for reporting, financial accounting and reporting. Mubashir is responsible for customer care. Yes. कैसे पता चला आप लोगों को? अच्छा। आगे जी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बता दी, इनके एड्रेसेस बता दिए, इनके नाम बता दिए, फर्म का नाम बता दिया, फर्म का एड्रेस बता दिया। इनके दरमियान आपस में एग्रीमेंट एक हुआ जिसमें सब लोग जो हैं वो इक्वली प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे, जो कि 25%, 25%, 25% एंड 25%। सबके डेजिग्नेशन डिफरेंट, सबके रोल्स डिफरेंट, नाम, पता, इन सब के आपस में जो रिलेशन है, जो काम ये कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं कंसल्टेंसी का, वो भी हमने मेंशन कर दिया। ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने क्यों लिखवाई, अभी थोड़ा सा इसमें और भी 1-2 बातें मैंने बतानी है। जो कस्टमर डीलिंग है, यानी कि जो हमने जो सर्विसेज देने वाले हैं, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं फर्म के काम में, वो हसन और अरशद है, जो कि एक्टिवली काम करते हैं। एक्टिवली काम करने का क्या मतलब है? जो कि फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। नबील का थर्ड पार्टीज को नहीं पता होता, क्योंकि नबील बैकएंड पे काम कर रहा होता है, ये ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है। इसका थर्ड पार्टी को जनरली, जो कि क्लाइंट्स, क्योंकि मुबशर के एंड पे हैं, मुबशर क्लाइंट्स वगैरह लेके आता है, तो क्लाइंट्स मुबशर लाने के बाद मैं हसन और अरशद जो हैं, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। नो डाउट काम सारे मिलकर कर रहे होते हैं, लेकिन पब्लिक फेस में सिर्फ ये 2, ठीक है। इसके बारे में लोगों को नहीं पता। मुबशर के बारे में लोग जानते ज़रूर हैं, लेकिन मुबशर को हम इतनी इजाज़त नहीं देते कि वो हमारे काम में टांग अड़ाए, ठीक है। हम इसको इतनी इजाज़त नहीं देते कि ये किसी किस्म का कोई काम करे, क्योंकि ज़ाहिर बात है काम करेगा तो ख़राब करेगा, बिकॉज यू नो वाई। ACC ज़ाहिर बात है इंग्लैंड की एक सर्टिफिकेशन है, CA पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान के लॉज के बारे में तो मुबशर को नहीं पता कि पाकिस्तान में टैक्स और कॉर्पोरेट लॉ में क्या होता है,
अगर इस तरह का काम करेगा तो पकड़ा जाएगा। वैसे भी इसकी एक्सपर्टीज जो है वो बिजनेस फिजिबिलिटी या फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर नहीं है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही होते हैं। तो इस वजह से पब्लिक को इसके बारे में पता ज़रूर है, लेकिन ये मैनेजमेंट के अंदर इसकी वॉइस नहीं है। बाज़ औक़ात पब्लिक को पता भी नहीं होता कि ये भी कोई बंदा इनका पार्टनर है। नबील के साथ मशवरा किया जाता है, नबील की मैनेजमेंट में वॉइस है, ठीक है, मुबशर की मैनेजमेंट में वॉइस नहीं है। गॉट इट। एक्टिवली जिनकी मैनेजमेंट में वॉइस भी है, जो पब्लिक डीलिंग भी करते हैं सारा कुछ, वो एक्टिवली कौन से लोग हैं? ये दो लोग हैं, हसन और अरशद। क्लियर? अब ये सारा कुछ बताने का मकसद आपका चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम पार्टनरशिप है, उसको स्टार्ट करना है। पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये वो रूल्स हैं, वो रेगुलेशंस हैं जो कि पार्टनरशिप के साथ डीलिंग में आते हैं। अगर कभी कभार कोई ऐसा कुछ काम हो जाए कि कोई रूल पार्टनरशिप में अवेलेबल ना हो और वो रूल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अवेलेबल है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला रूल क्या करेगा? प्रिवेल करेगा। ठीक है। पार्टनरशिप भी हकीकत में क्या है? एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरह का एग्रीमेंट है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो रूल्स हैं वो भी किसके ऊपर इंप्लीमेंट होने चाहिए? पार्टनरशिप के ऊपर इंप्लीमेंट होने चाहिए। गॉट इट। पार्टनरशिप एक्ट टिपिकली पार्टनरशिप बिजनेस को डील कर रहा है। अब इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, फर्म, ये क्या चीज़ है क्या नहीं। हम सबसे पहले बात करते हैं जी पार्टनरशिप की। हम कहते हैं जनाब जब दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर कोई बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, ठीक है, उन बंदों के दरमियान जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। A relation between two or more persons who carry on business collectively. Relationship between two or more persons carrying on a business collectively or anyone on behalf of others. जो इकट्ठे मिलकर काम करें या कोई एक बंदा बाकियों के बिहाफ पे क्या कर रहा हो? काम कर रहा हो। तो इस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है। जो बंदे मिलकर काम करते हैं उनको हम लोग आपस में क्या कहते हैं? पार्टनर्स। ठीक है। तो पार्टनर्स कौन होंगे? पर्सन्स इन्वॉल्व इन अ पार्टनरशिप। पर्सन्स इन्वॉल्व इन अ पार्टनरशिप individually are called partners. इंडिविजुअली अलग अलग उनको क्या कहेंगे? पार्टनर। मिसाल के तौर पर हसन, अरशद, नबील, मुबशर, इंडिविजुअली ये क्या है? ये पार्टनर है। इनमें जो रिलेशन है उस रिलेशन का नाम क्या है जी? पार्टनरशिप। और जब मैं इन सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली एक ही नाम दूंगा तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा? फर्म। क्या बन जाएगा मेरे पास? फर्म। यानी कि पर्सन्स इन्वॉल्व इन पार्टनरशिप कलेक्टिवली आर कॉल्ड फर्म। गॉट इट। इंडिविजुअली कौन है जनाब? ये पार्टनर हैं। और कलेक्टिवली कौन है? ये फर्म्स। गॉट इट। समझ आ गई बात की? इनके दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है? पार्टनरशिप। और इनको जो रूल डील कर रहा होता है वो क्या कहलाता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहां तक मसला है जिस बिजनेस के अंडर ये पूरे के पूरे लोग मिलकर इकट्ठे काम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फर्म्स नेम। फर्म्स नेम।
फर्म्स नेम आपके पास क्या है जी? नेम ऑफ बिजनेस ऑफ पार्टनर्स। बिजनेस नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स, उनको हम लोग क्या कहते हैं? फर्म्स नेम। जैसे कि हम जब अलग अलग होंगे, मैं क्या कहूंगा? मैं पार्टनर हूं। अरशद क्या कहेगा? मैं पार्टनर हूं। हम सब क्या कहेंगे? हम सब पार्टनर्स हैं। और जब मैं बात करूंगा हम सब इकट्ठे की, तो मैं ये नहीं कहूंगा अरशद पार्टनर, नबील पार्टनर, मुबशर पार्टनर। मैं क्या कहूंगा? हम अपनी फर्म की बात करेंगे। क्लियर? किसकी बात करेंगे? फर्म की बात करेंगे। और अगर कोई बंदा हमारे से पूछे कि जनाब किस बिजनेस नाम के अंडर आप काम करते हैं, यानी कि आपके फर्म का नाम क्या है, तो हम अपनी फर्म का नाम बताएंगे क्रेडिबल कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी। यहां तक मसले मसाइल ऑल ओके? अच्छा, एक चीज है जनाब, जब भी मैं कोई काम करूंगा इंडिविजुअली, मिसाल के तौर पर मैंने कहा जी आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स एंड लीगल कॉर्पोरेट कंप्लायंस। मैंने लेट सपोज अगर टैक्स की सर्विसेज दी, तो मेरा जो काम होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ मैं अकेला नहीं हूंगा, बल्कि तमाम पार्टनर्स होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक पार्टनर काम करेगा तो उस काम के लिए सारे के सारे लोग क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर कोई एक गलती करेगा तो सबके सब क्या होंगे? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एक्ट ऑफ द पार्टनर इज एक्चुअली एक्ट ऑफ द फर्म। ओके? एक पार्टनर का जो काम होगा वो हकीकत में क्या है? पूरी की पूरी फर्म का काम होगा। तो यहां पे अगर मैं फर्म्स एक्ट लिख देता हूं, एक्ट ऑफ फर्म लिखता हूं, तो हकीकत में ये क्या है? एक्ट ऑफ पार्टनर्स। एक्ट ऑफ पार्टनर्स इज एक्चुअली एक्ट ऑफ फर्म। यहां तक के मसले मसाइल बेटा ऑल ओके? अच्छा जी, इसके बाद बेटा देखिए, हम कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कि प्रिवेल करता है पार्टनरशिप के साथ, क्या किसी फर्म को इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होना जरूरी है? लाजमी है कि अब रजिस्टर्ड हो कोई भी फर्म? तो हम कहते हैं, एक आपको बुक में वो बात नहीं लिखी, लेकिन आपके पार्टनरशिप एक्ट में ये बात लिखी है कि किसी भी फर्म को पार्टनरशिप 1932 के तहत रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है? किसी भी फर्म को पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर फर्म ने कोई केस करना है, या फर्म के खिलाफ कोई केस हुआ है, या कोई पार्टनर अपनी फर्म के खिलाफ केस करना चाहता है, तो फिर फर्म को रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यानी कि अगर फर्म किसी केस को डिफेंड करे, ठीक है, या किसी केस के बारे में कोई किसी दूसरे के खिलाफ केस फाइल करे, दोनों सिचुएशन में क्या जरूरी है? दोनों सिचुएशन में फर्म का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर उसका कोई कोर्ट के साथ कोई लिंक नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन के बगैर भी अपने ऑपरेशंस मुकम्मल कर सकती है। गॉट इट? समझ आ गई बात की? अच्छा जी, अब इसके बाद जनाब हमारे पास आगे जो चीज़ आती है दैट इज़ टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। कैसे पता चलेगा कि जनाब इनमें पार्टनरशिप हो रही है कि नहीं हो रही? शहजाद, नीचे मेरे ऑफिस में जाओ, ऑफिस में ना चार्जर पड़ा लैपटॉप का, वो उसके अंदर है, एक्सटेंशन के अंदर, वो ले आओ। टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बेटा, अच्छा यहाँ पे थर्ड पार्टी का मतलब क्या होगा? थर्ड पार्टी का मतलब वही होगा पार्टनर्स के अलावा जो भी बंदा होगा। ठीक है, थर्ड पार्टी का इसका मतलब ये होगा। ले जनाब, इसमें 5 चीजें होंगी टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में। सबसे पहले जो चीज है दैट इज
और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज्यादा, सिंगल बंदा कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता। उसके बाद जनाब एग्रीमेंट, उसके बाद जनाब कैरिंग ऑन बिजनेस, उसके बाद जनाब आपके पास शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और लास्ट में है जनाब म्यूचुअल एजेंसी। ये 5 आपके पास हकीकत में क्या है, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है। इन 5 चीजों से हमें पता चलेगा कि पार्टनरशिप है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले उसने बात की जनाब 2 और मोर पर्सन्स की, तो 2 या 2 से ज्यादा बंदे पार्टनरशिप में होना लाजमी है। अगर 2 बंदों से कम है यानी कि 1 बंदा है तो कभी भी वो अपने आप को पार्टनर डिक्लेयर नहीं कर सकता। लेकिन लॉ ने इसके ऊपर लिमिटेशन लगा दी। लॉ ने कहा जी मिनिमम नंबर तो आपने बता दिए 2 और मैक्सिमम नंबर आपके पास कितने हैं, उसको अटैच कर दो। मैक्सिमम नंबर उसने कहा जी अगर आपके पास है बैंकिंग सेक्टर तो पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि कितने आपके पास होने चाहिए मेंबर्स, मैक्सिमम 10 मेंबर्स। 10 से ज्यादा अगर हुए तो आपके पार्टनरशिप गलत हो जाएगी, आपको एज कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम तादाद कितनी है बैंकिंग सेक्टर के लिए, 10 की। नंबर 2, अगर आपके पास है नॉन बैंकिंग सेक्टर तो मैक्सिमम आपके पास जो मेंबर्स हो सकते हैं, जो पार्टनर्स हो सकते हैं, दे आर 20। बैंकिंग के अलावा कोई आपका बिजनेस है। ठीक है, कंसल्टेंसी जैसे कि यहां पे है हमारी कंसल्टेंसी फर्म। तीसरे नंबर पे कहता है जी अगर तो आपका है प्रोफेशनल सेक्टर, प्रोफेशनल सेक्टर जैसे कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, सिर्फ इन्हीं को प्रोफेशनल मांगते हैं। ठीक है, MBAs, BBAs इनको वो प्रोफेशनल नहीं मानते। कंसीडर दिस, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है जिसके बाद आपको कोई सर्टिफिकेशन या डिग्री मिलती है, उसके बाद अपना आप प्रैक्टिस करते हैं प्रोफेशनली, वो आपके पास क्या मानते हैं, उनको वो प्रोफेशनल सेक्टर मानते हैं। कहता जी इसमें मोर देन 20 हो सकता है, इसमें मोर देन 20 हो सकता है। कितनी मैक्सिमम कुछ नहीं बताया हुआ कि मैक्सिमम कितनी। तो जी प्रोफेशनल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम बात अगर करते हैं तो हु वी आर, हसन CA, अरशद CA, नबील CA, मुबशर ACCA, दे आर प्रोफेशनल्स। ये 20 से ज्यादा मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये 20 से ज्यादा बंदे मिलकर काम कर सकते हैं। और चल एक मिनट यार, वो स्विच तो ऑन करो। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, पेन चोकला यार, एक्सक्यूज मी, लैपटॉप जरा मेरे, इसकी बैटरी खत्म हो गई है। अब अगर जरा आप इसकी एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा, एग्जांपल नंबर 2, इसमें कहता है जी इन एन MBA क्लास 28 fellows decided to form a partnership firm to work collectively as marketing and advertisement advisors। हाँ जी, हो गया। 28 MBAs ने सोचा कि हम मार्केटिंग और बिजनेस एडवाइजर्स के तौर पर अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे। तो भाई साहब देखिए
लॉ ने आगे से बड़ा जबरदस्त आंसर किया, सच पार्टनरशिप विल बी इलीगल एसोसिएशन, दे शुड फॉर्म अ फर्म अंडर कंपनीज एक्ट 2017। इनको अपनी एक कंपनी बनानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हमने क्या कहा था नॉन बैंकिंग सेक्टर के लिए 20 है, ठीक है, यहां पे 28 लोगों ने मिलकर। और नीचे जनाब देखिए बड़ी मजे की बात, आफ्टर क्वालिफाइंग सीए, याद रखिएगा सीए क्वालिफिकेशन के बाद यू वुड बी प्रोफेशनल, नॉट अंडर क्वालिफिकेशन। आफ्टर क्वालिफाइंग सीए 28 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स decided to form a partnership firm to work collectively as chartered accountants. Such partnership is allowed under the law. कितनी खुशी होती है ना ये देख करके who we are. ओके खैर अच्छा जी, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जनाब, ये हमें उसने बता दिया, लो भाई सॉरी जलवा है हमारा। तो जनाब पहले इसने बात जो हमें की, उसने हमें मैक्सिमम नंबर के बारे में बताया, 2 और मोर पर्सन्स के बारे में बता दी। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है जनाब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हम कहते हैं कि जनाब पार्टनरशिप जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आप एम मुंह उठा के पार्टनरशिप नहीं स्टार्ट कर देते, एम नहीं कहते आओ तुम भी मेरे पार्टनर, तुम भी मेरे पार्टनर, तुम भी मेरे, चलो आओ काम करते हैं, ऐसे नहीं होता। पार्टनरशिप को करने के लिए बकायदा आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि 2 भाई आपस में, लेट सपोज एक बिल्डिंग के ऑनर है, वो 2 भाई हैं इसलिए ऑनर है, उनके दरमियान ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं है, बाप की विरासत थी, दोनों भाइयों के हिस्से में आ गई, ऑनर बन गए, उनको हम लोग पार्टनर नहीं कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, को ऑनर्स, को ऑनर्स, ठीक है। किसी चीज के जब एक से ज्यादा ऑनर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, को ऑनर्स। लेकिन अगर वो दोनों भाई आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जनाब हम बीइंग पार्टनर इस प्रॉपर्टी को ऑन करते हैं, तो फिर हम क्या मानेंगे, दे आर पार्टनर्स। ओके, तो पार्टनरशिप के लिए क्या जरूरी है, देयर मस्ट बी अ रिटन एग्रीमेंट। अच्छा, अब जो रिटन एग्रीमेंट होता है इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड हम इसको कहते हैं टेक्निकली। अब पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होता है, पार्टनरशिप डीड में जनाब सबसे पहले फर्म का नाम लिखा होता है, ठीक है, फर्म का बिजनेस लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, नंबर ऑफ पार्टनर्स लिखे होते हैं, नेम ऑफ पार्टनर्स लिखे होते हैं, पार्टनर्स के एड्रेसेस लिखे होते हैं, पार्टनर्स के डेजिग्नेशन और उनके रिलेटेड जो ड्यूटीज हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो लिखी होती हैं, और उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो लिखी होती है, और पार्टनरशिप की वजह लिखी होती है, पार्टनरशिप का टेन्योर लिखा होता है। अगर टेन्योर नहीं लिखा हुआ तो हम कहेंगे भाई साहब ये इनफाइनाइट पार्टनरशिप है, अगर स्पेसिफिक है टेन्योर लिखा हुआ तो हम कहेंगे ये पार्टनरशिप इस टाइम के तक के लिए, ठीक है। ये क्या है ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की तरफ जब हम लोग मूव ऑन करेंगे उस टाइम आपको बताएंगे, ठीक है जी। तो अभी के लिए आपके पास एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है जनाब, आपके पास फर्म नेम, फर्म बिजनेस, एड्रेस, पार्टनर्स, पार्टनर्स नेम, पार्टनर एड्रेस, ठीक है जी। उसके बाद जनाब इनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, और उसके बाद इनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, ठीक है, इफ मेंशन, गॉट इट। अच्छा, अब पाकिस्तान के रूल के हिसाब से हम कहते हैं कि जी अगर हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट जो है वो बाय वर्ड्स ऑफ माउथ भी हो सकता है, ऐसे ही है ना, एग्रीमेंट राइटिंग में भी हो सकता है। राइटिंग में आ जाएगा तो उसको मैं क्या नाम दूंगा, पार्टनरशिप डीड का नाम दूंगा। अगर मैं बाय वर्ड्स ऑफ माउथ हम कर लेते हैं, हम किसी किस्म के राइटिंग में चीज़ों को नहीं लेके आते, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम राइटिंग में नहीं लिखते, हम प्रॉफिट लॉस शेयर हम कुछ भी राइटिंग में नहीं लिखते, हम जस्ट जुबानी कलामी एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो लॉ कहता है वो एग्रीमेंट बिल्कुल तुम्हारा ठीक होगा, क्योंकि अब तुमने राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड नहीं की, इसीलिए फिर तुम्हारे ऊपर जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें जो रूल्स लिखे हुए हैं वो तुम्हारे ऊपर क्या होंगे, इम्प्लीमेंट होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को डील करने के लिए 2 सोर्सेज होंगे, एक क्या होगा पार्टनरशिप डीड,
और अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होंगे, पार्टनरशिप रूल्स। ओके, वो पार्टनरशिप रूल्स क्या है वो इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 12 में जाके पढ़ेंगे। ओके, पार्टनरशिप को 3 हिस्सों में डिवाइड उन्होंने किया। नंबर 1 चैप्टर नंबर 11 जिसके बारे में नेचर ऑफ पार्टनरशिप का नाम दिया। नंबर 2 जो कि आपके पास चैप्टर नंबर 12 है और उसमें पार्टनर्स का आपस में रिलेशन के बारे में बताया। और नंबर 3 जो कि आपके पास चैप्टर नंबर 13 है उसमें पार्टनर्स का थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशन उसके बारे में बताया। तो 3 हिस्सों में पार्टनरशिप को उन्होंने डिवाइड कर दिया। पहले हिस्से में हम पार्टनरशिप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो जनाब टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में हमने 2 चीजें अभी तक देखी, 2 और मोर पर्संस और दूसरा आपके पास क्या है जी, एग्रीमेंट। यहां तक के मसले मसाइल ऑल ओके। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं जनाब कैरिंग ऑन बिजनेस की। कैरिंग ऑन बिजनेस का मतलब यह है कि जनाब आपके पास यहां पे बिजनेस की पार्टनरशिप होती है हमेशा, याद रखिएगा। जो हम टर्म यूज करते हैं क्राइम पार्टनर्स, टर्म यूज करते हैं ना, क्राइम बकवास है, वो पार्टनरशिप नहीं है। हम कहते हैं कि जनाब हम एक ट्रस्ट चला रहे हैं और इस ट्रस्ट में हमारे ये पार्टनर्स हैं। ट्रस्ट के पार्टनर्स नहीं होते, पार्टनर सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, बिजनेस के हैं। ओनली बिजनेस। अब इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? बिजनेस की डेफिनेशन जब हमने पूछी लॉ से तो हमें लॉ ने क्या बताया कि कोई भी लीगल एक्टिविटी या प्रोफेशन जो आप अडॉप्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस। एनी लीगल एक्टिविटी और प्रोफेशन इज कॉल्ड बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस के लिए आपकी एक्टिविटी का लीगल होना जरूरी है, आपके प्रोफेशन का लीगल होना जरूरी है। समझे बात को? तो जब हम बिजनेस करेंगे तभी हम पार्टनर हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा लोग मिलकर कोई ट्रस्ट चला रहे हैं, कोई एनजीओ चला रहे हैं, तो वो आपस में कभी भी पार्टनर एक दूसरे को डिक्लेयर नहीं कर सकते। गॉट इट? इसके बाद हम बात करते हैं जनाब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। तो लॉ कहता है जनाब अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं तो वो आपस में क्या होंगे, पार्टनर होंगे। अब उनकी शेयरिंग जो होगी वो या तो एज पर डीड होगी जो उन्होंने आपस में डिसाइड किया होगा। लेट सपोज 2 लोग हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं कि जनाब मिस्टर ए और मिस्टर बी 2 पार्टनर हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं कि 60% और 40% ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होगी। तो वो डीड के हिसाब से एज पर डीड, ठीक है। एंड इफ नॉट देन पार्टनरशिप एक्ट। और पार्टनरशिप एक्ट आपको कहता है कि सारे के सारे पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, ठीक है। और अगर यहां पे मेंशन कुछ भी ना होता 60% 40%, तो फिर यहां पे क्या होगा 50% 50%। गॉट इट? समझ आ गई बात की? और यहां पे एक बड़ी मजे की उन्होंने बात की, वो कहता है जी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। ये कंक्लूसिव, एक होता है परसुएसिव एविडेंस, एक होता है कंक्लूसिव एविडेंस। ऑडिट में जाके भी इंशाल्लाह आप ये टर्म्स सुनेंगे। परसुएसिव एविडेंस का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में जानने के लिए आपको ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। किसी चीज के बारे में जानने के लिए ये आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। परसुएसिव है, परसू करेगा कि हाँ ये काम ऐसे हो रहा है, ठीक है। कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि आपने जस्ट ये देखा, इसी के बेस पे आपने जजमेंट दे दी। मिसाल के तौर पर एक मर्डर का केस, कत्ल का एक केस है, उसमें जनाब मर्डर वेपन आपको मिल गया। अब मर्डर वेपन के ऊपर जो है वो फिंगरप्रिंट्स हैं, 2 बंदों के फिंगरप्रिंट्स हैं, एक मरने वाले के और एक दूसरे बंदे के। अब ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। इसकी बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि फलां बंदे ने फलां को मारा। ये आपके लिए क्या है, परसुएसिव एविडेंस है। आप ये कह सकते हैं हाँ भाई अगर एक मरने वाले के हैं तो दूसरे मारने वाले के ही होंगे। समझ आ रही है बात की? लेकिन मारने वाले को वो साबित नहीं करते कि यही बंदा इसने लाजमी है कि इसने मारा होगा। लेकिन अगर लेट सपोज वहां पे आपके पास कोई सीसीटीवी कैमरा होता या वहां पे कोई आपके पास चश्मदीद गवाह होता कि जो देख रहा है सामने कि जनाब एक बंदे ने इसको शूट किया दूसरे बंदे को, उसके पास कोई प्रूफ होता,
ठीक है।